ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा बेटा सुने, ये मैंने पहले ही से हाईलाइट किया हुआ है, तो मैं इसको करता हूँ। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को ऐसा करता हूँ, आप मुझे कोई भी टॉपिक बता दें, मैं आपको उसके क्वेश्चंस भेज दूंगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक बता दें, मैंने ज़हन बनाया हुआ था आज में कि बीआरएस हो गया या दूसरे टॉपिक हो गए, इनके आपको सवाल दूँ, ये मैंने प्लान किया हुआ था। सो आई एम थिंकिंग कि मैं आपको रिवीजन करवाऊँ। ठीक है, अच्छा जी, अब सुनिएगा बेटा। गाइस सुने, हम लास्ट टाइम ये सवाल मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था, मैं फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है ना, और मुझे एक छोटी सी बात मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी बेटा, मुझे जो है ना फॉलो अप मुझसे मैं भूल जाता हूँ समटाइम कि किसको क्या काम देना है, क्या काम देना है। तो मुझे क्लास के बाद ज़रूर याद दिलाइएगा, और सुबह मॉर्निंग में भी कि सर हमें जो है पिछले जो टॉपिक हमने किए हैं उसमें से कोई चीज़ हमें दे दे, मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सवाल मैंने लास्ट टाइम होमवर्क में दिया था, इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सुकून के साथ। इसमें कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द मशीन ऑफ क्रॉसबे पैकिंग। 1 जनवरी 2014 परचेज्ड मशीन ए फॉर 12,000। 12,000 क्या उसकी कॉस्ट है। देन उसके बाद कह रहा है 30 सितंबर 2015 परचेज मशीन बी फॉर 16,000। हमने 30 सितंबर 2015 को मशीन बी बाई की 16,000 की। ठीक है, एंड देन 30 जून 2016 को हमने जो मशीन ए ली थी ना हमने 1 जनवरी को, वो हमने डिस्पोज ऑफ कर दी, और उसकी सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है। ये इसकी सेलिंग प्राइस है, 7,500 उसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब सुनिएगा आगे। अब असल चीज ये होती है कि डेप्रिसिएशन की परसेंटेज क्या है और मेथड क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसने कहा हुआ है मशीन आर डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। मशीन पर जो हमारी डेप्शन लगती है वो 20% लगती है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है। कभी कभार 20% ऑन कॉस्ट का वर्ड यूज करता है, कभी कभार वो स्ट्रेट लाइन मेथड का वर्ड यूज करता है, दोनों सेम चीज है। उसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि मंथली है या फुल ईयर है। वो कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज और सेल इज बेस्ड ऑन मंथ ऑफ ओनरशिप। अब गौर से सुनिएगा, कभी कभार कहता है कि डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड मंथली, कभी कभार वर्ड यूज करता है डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड प्रोपोर्शनेटली, डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड ऑन ईच मंथ ऑफ ओनरशिप, और कभी कभार कहता है डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। इस तरह के वर्ड्स यूज करता है। ठीक है, इन सब का मतलब क्या है, मंथली है। इन सब का मतलब क्या है, मंथली है। ठीक है, तो कभी कभार फ्रॉम डेट ऑफ परचेज लिख देता है, कभी कभार मंथ ऑफ ओनरशिप लिख देता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब उसका ए पार्ट कह रहा है स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेथड। नंबर 1, मैंने लिखा है सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट। क्या मतलब, अगर हम इसको आरबीएम से कंपेयर करते हैं तो आरबीएम में हर साल बुक वैल्यू पे लगाना पड़ता है, तो उसमें पहले बुक वैल्यू फाइंड करो देन लगाओ। यहाँ कॉस्ट पे लगाना पड़ता है, अगर एक ही मशीन है, अगर एक ही मशीन उसकी कॉस्ट पे लगाना पड़ता है। दूसरा मैंने लिखा है डज नॉट डिस्टोर्ड प्रॉफिट, मतलब यानी हर साल सेम चार्ज आ रहा होता है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो यानी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सेम रहता है, इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसकी जगह एक और एडवांटेज भी लिख सकते हैं कि इट इज सुटेबल फॉर those नॉन करंट एसेट, इट इज सुटेबल फॉर those नॉन करंट एसेट which प्रोवाइड इक्वल बेनिफिट या which आर इक्वली प्रोडक्टिव ईच ईयर। जो हर साल इक्वल बेनिफिट्स दे रहे होते हैं, लाइक हमारे पास बिल्डिंग हो गई, और समटाइम मशीनरी भी इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। टेक्नोलॉजिकल आइटम नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि वो शुरू में ज़्यादा फायदा देते हैं, बाद में वो कम फायदा देते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। थ्योरी जो है, थ्योरी के हवाले से मैं आपको जो है चीज़ें भेजूंगा, आपने गो थ्रू करनी पड़ेगी। थ्योरी हमारे कोर्स में शामिल है। जैसे कंट्रोल अकाउंट है, तो कंट्रोल अकाउंट के एडवांटेजेस आपको पता हो, यूजेस पता हो, बीआरएस के यूजेस पता हो। ठीक है, और आप लोगों ने बेड डेट पढ़ा था, प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट पढ़ा था, वो क्या होते हैं, और प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट क्यों रिकॉर्ड करते हैं, डेप्सन क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी आप पढ़ते रहिएगा, ये पर्सनली बताऊंगा, थ्योरी आएगी पेपर में, यू मस्ट हैव ग्रिप और थ्योरी। आगे चलते हैं। आगे उसने ये टेबल दिया है, complete the table to show the depreciation charge in each of the 2 year ended 31st December 2015 and 31st December 2016। अच्छा,
पहले तो हम ये देख लेते हैं डेप्रिसिएशन लगेगी कब। कोई भी मशीन हम परचेज करते हैं, डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाती है जब हम परचेज करते हैं, स्टार्ट हो जाती है, और लगती कब है? 31 दिसंबर को। ठीक है, अब इस सवाल में इसने जो बोला हम वही करेंगे। अब इसने बोला 31 दिसंबर 2015 एंड 31 दिसंबर 2016। अच्छा, यहाँ मंथली है, मंथली है, क्या है? मंथली है। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको कैलकुलेशन। मैं मिटा के दोबारा करवाऊं या इसी के ऊपर बता दूं, जैसे आप लोग बोले। चले, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, सुने। मैं मिटा ही देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं शुरू से समझा दूंगा, आपको फायदा होगा। देखें, हमने जो मशीन ए बाई की थी ना, वो 1 जनवरी को बाई की थी। हमने मशीन ए जो थी वो हमने 1 जनवरी को बाई की थी। 1 जनवरी को, और कितने की बाई की थी? आई थिंक उसकी कॉस्ट थी हमारे पास 12,000। मैं 12,000 लिख देता हूँ। 2014। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन लगती है वो 31 दिसंबर पे लगती है। तो इस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन जो पहली पहली लगेगी ना, वो लगेगी 31 दिसंबर पे। और सर कितना परसेंट है? 20% है। ठीक है, मंथली है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने ही होते हैं। तो 12,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 20% से, 12,000 इंटू 20% कर दें, ये आपके पास हो जाएगा कितना? ये आपके पास हो जाएगा 2400, 2400। ठीक है, ये हो गया 31 दिसंबर 2014। उसके बाद आ जाएगा 31 दिसंबर 2015। अगेन अगेन आपके पास कॉस्ट कितनी है? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। सर मंथ्स क्यों नहीं कर रहे? देखो, मंथ्स का जो चक्कर होता है वो तब आता है जब एक मशीन, यानी एक मशीन जब परचेज करते हैं तो परचेज वाले साल में, और दूसरा डिस्पोजल वाले साल में। तो हमने परचेज किया था इसको 1 जनवरी 2014, तो ये जनवरी में परचेज हुई थी, तो 31 दिसंबर 2014 तक इसको 12 महीने ही हुए थे। तो अगर मैं प्रोपोर्शन भी करता ना, तो ये हो जाता 12/12 हो जाता, मतलब कैंसिल आउट हो जाता। तो 12 महीने पूरे यूज लिए, इसलिए मैंने प्रोपोर्शन नहीं किया। उसके बाद तो जब तक यूज होगी पूरी आएगी, सिवाय डिस्पोजल के। डिस्पोजल जिस साल किया होगा ना, तो उसमें हम थोड़ा ख्याल करेंगे। तो 2016 में डिस्पोज किया था, और 2016 में जो डेप्रिसिएशन इस पे अप्लाई होनी है, वो डेट हमारे पास क्या है? 31 दिसंबर 2016। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना डिस्पोजल की, तो इसका मतलब ये नहीं कि 31 दिसंबर को उसने बेचा हो। हम बात करते हैं डिस्पोजल वाले साल की, मतलब अगर हमारा साल दिसंबर में एंड होता है, जनवरी से शुरू हुआ होगा, तो जनवरी 2016 से लेके दिसंबर 2016 तक ये हमारा पूरा साल काउंट होगा, ये हमारा पूरा साल काउंट होगा। तो इस दौरान जब भी आपने मशीन बेची होगी, तो डेप्रिसिएशन हमेशा इसी डेट पे लगा रहे होते हैं। फुल ईयर होता तो हम कुछ भी नहीं करते, लगाते ही नहीं। मंथली है तो हम लगाएंगे जितने महीने यूज हुआ है। तो आ जाए इसको कैसे करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय, अभी हमने कब बेचा है? तो सवाल में लिखा हुआ है हमने इसको जून को बेचा है, जून 2016। आप देख सकते हैं जून 2016 को बेचा है हमने। तो 6 महीने यूज हुई है। आप गिन लें, जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने होते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1200। तो सवाल में उसने मुझसे मांगी है 31 दिसंबर 2015 की, तो मैंने 31 दिसंबर 2015 को 2400 लिखा। उसके बाद उसने बोला है 31 दिसंबर 2016, उसकी मैंने लिखी 1200 आपके सामने। एनी इशू? 2014 को उसने बोला नहीं तो मैंने लिखा ही नहीं। जी बेटा, सबके सब रिस्पॉन्ड करें, सबके सब रिस्पॉन्ड करें बेटा, सबके सब रिस्पॉन्ड करें। आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। जी बेटा। अच्छा जी, ओके। अच्छा, अब आते हैं। अब मशीन ए का तो हमने कार्रवाई पूरी कर दी, मशीन ए की कार्रवाई पूरी हो गई। मशीन बी पे आते हैं। मशीन जो बी है हमारे पास, मशीन बी जो हमारे पास आ रही है, मशीन बी की कॉस्ट कितनी थी? 16,000। और मशीन बी हमने कब बाई की है? 30 सितंबर 2015 को हमने बाई की है। 30 सितंबर 2015 को बाई की। डेट याद रखिएगा बेटा, डेट याद रखिएगा। सो मशीन बी पे आते हैं। मशीन बी की मैं यहाँ कर लेता हूँ।
अच्छा जी, मशीन भी हमने बाई की थी, एक मिनट सब दोबारा देख लेता हूँ मशीन भी कब बाई की है। 30 सितंबर 2015, ठीक है, ओके। ये हमने कितने की बाई की है? 16,000 की बाई की है, 16,000 की बाई की, देख लेता हूँ। अब इस पे जो पहली डिडक्शन लगेगी वो लगेगी 31 दिसंबर 2015 को लगेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम 16,000 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20% लिख देते हैं। सर 2014 में क्यों नहीं लगाई? क्योंकि उसके बाद हमने खरीदी है ना, हमने 2015 में इसको खरीदा है। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब मुझे बताइएगा, हमने 30 सितंबर को खरीदी है, 30 सितंबर को खरीदी हो या 1 अक्टूबर को खरीदी हो, बात एक ही है। अकाउंटिंग में जो आखिरी दिन होता है और जो पहला दिन होता है महीने का, वही की काउंट होता है। मतलब हमारे लिए महीना स्टार्ट होगा हमेशा 1 से। तो 30 सितंबर को अगर आपने खरीदी है तो 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मुझे बताएं 2015 में कितने महीने यूज हुई है? जी गाइस, 3 मंथ्स यूज हुई है, तो 3/12 बताएं कितना हो जाएगा? 16,000 इंटू 20% इंटू 3/12। आई थिंक ये हो जाएगा हमारे पास 3,200, और 3,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से, ये हो जाएगा 800। ये हो जाएगा 800, ठीक है गाइस, ये 800 आ गया। अच्छा नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2016 हम लिखेंगे 16,000, मल्टीप्लाई करेंगे 20% से। अच्छा, यहाँ मंथ्स का चक्कर नहीं होगा, क्यों सर? देखो, मंथ का चक्कर तब होता है जब एक मशीन परचेज की जाती है, मतलब जिस साल परचेज कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप कंटिन्यूड यूज रखते हैं तो फिर तो नॉर्मल है, मतलब कॉस्ट को मल्टीप्लाई करें परसेंटेज से। पर जिस साल आप बेचेंगे ना, फिर आपने थोड़ा नोट करना है। तो मशीन भी सिर्फ हमने परचेज की 2015 में, देन चलती भी आ रही है, बेचा नहीं उसको अभी तक। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, हम 16,000 लिखेंगे, जैसे मैंने 16,000 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, और दोबारा इसको प्रोपोर्शनेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3,200। आई एम राइटिंग इट 3,200। यहाँ तक बात पूरी है? यहाँ तक कोई मसला? तो सर इसका टोटल कर लेते हैं, 2,400 प्लस 800, ये हो जाएगा हमारे पास 3,200, और 1,200 प्लस 3,200, ये हमारे पास हो जाएगा 4,400। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ तक बात सही। तो ये 4 मार्क्स का इसने सवाल पूछा था। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है आप लोगों से कि भाई आप जो हैं डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएं, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएं। अच्छा, यहाँ अब डेप्रिसिएशन का अकाउंट वैसे नहीं बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी करा देता था। अच्छा, यहाँ इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ कह रहा है, प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 एंड 31 दिसंबर 2016। स्टार्ट विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑन 1 जनवरी, स्टार्ट विथ, ठीक है। बैलेंस द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 जनवरी। बैलेंस द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अच्छा, वैसे मैं क्या करता था, मैं एक ही बार बैलेंस निकालता था। अगर 3 साल का भी बनाना हो ना, लाइक 2014 से ये शुरू हुआ है कहानी, 2014 फिर 2015 फिर 16, तो मैं क्या करता था, इनकम स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे, और डिस्पोजल लिख दिया, और दोनों साइड का टोटल कर दिया। मैं ऐसे करवाता था, लास्ट टाइम करवाया। लेकिन पेपर में एक ख्याल करना, अगर वो कहता है हर साल का बैलेंस निकालो, तो फिर हम इनकम स्टेटमेंट की एंट्री करने के बाद बैलेंस फाइंड करेंगे। बहुत आसान है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, वो कह रहा है स्टार्ट करो 2015 से। सर बिस्मिल्लाह तो 2014 से हुई थी, तो कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं 2015 इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं यहाँ डेट कौन सी आएगी, 31 दिसंबर। और मुझे बताएं 2015 में हमारी टोटल डेप्शन कितनी हुई थी? टोटल हम टोटल लेके जाते हैं, 3,200 हुई थी, तो मैं 3,200 यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, अब सीन सुनिएगा। देखो, मसला ये आ रहा है कि ये मैंने लिखी है 2015 की। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या शो करता है? टोटल डेप्शन शो करता है जो अब तक हुई है। तो हमें 2014 की भी लिखनी चाहिए, 2014 में जो डेप्शन हुई थी ना मशीन की, वो भी लिखनी चाहिए। अब सीन ये कि वो बोल रहा है बैलेंस से स्टार्ट करो। वो बोल रहा है 1 जनवरी 2015, जो टोटल डेप्शन आपकी हो चुकी है ना 2015 तक, 1 जनवरी तक, यानी 2014 की, वो भी लिखो साथ में। तो उसको हम कैसे लिखें? तो एक बात मैंने आपको बताई थी, हमारे पास जो बैलेंस बीडी होता है ना, इसका हमेशा इस तरफ आता है।
तो जो भी पुरानी डेप्रिसिएशन होती है ना, वो सम टाइम बैलेंस बीडी के तौर पे आती है। दोबारा गौर से सुनिएगा। देखो मैं 2015 का भी बना रहा हूँ, 2015 का बना रहा हूँ। तो जो जितनी भी पुरानी डेप्रिसिएशन अब तक हो चुकी है, यानी 2015 से पहले 2014 वाली, वो यहाँ पर एज अ बैलेंस बीडी के तौर पे आएगी। कभी कभार सवाल में बैलेंस बीडी दे देता है, और कभी कभार वो आपसे 3 साल की डिडक्शन निकलवाएगा और बोलेगा 2 साल का अकाउंट बनाओ। ये सीन वो करता रहता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, जितनी भी पुरानी डिडक्शन हो चुकी है उसको बैलेंस बीडी के तौर पे लिखेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे 1 जनवरी 2015। अब सर कौन सी पुरानी वाली डेप्रिसिएशन, सर कौन सी दो पर, ये देख लें हमारे पास ये जो है ना, ये वाली डेप्रिसिएशन जो है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली डेप्रिसिएशन जो है ना, ये हमारे पास पुरानी डेप्रिसिएशन है 2400, ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं 2400। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारे पास 2400 पहले हो चुकी है डेप्रिसिएशन, और 3200 2015 में और भी। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। उसने बोला है टोटल करने को, तो हम करेंगे। तो 3200 प्लस 2400, ये कितना हो जाएगा, आई होप ये हो जाएगा 5600। ये हो जाएगा 5600, और यहाँ पर हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा 5600, और यहाँ हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2015। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 जनवरी 2015, और इसके आगे लिखेंगे बैलेंस बीडी 5600। ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करेंगे चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा सर, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर क्या होगा, हम लिखेंगे 31 दिसंबर, और यहाँ इसके आगे लगाएंगे इनकम स्टेटमेंट। अब मुझे पता है नेक्स्ट ईयर डेप्शन कितनी हुई थी, ये देख लें, ये आपके सामने आ रही है 4400 टोटल। तो हम 4400 लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये 2016 है, सॉरी, ये 2016 है। अब मुझे पता है इस साल हमने कुछ बेचा है। देखो मैंने एक चीज बताई थी, जब हम कोई चीज डिस्पोज ऑफ करते हैं, हम जब कोई चीज डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन को भी खत्म करते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन को भी खत्म करते हैं। तो इस साल हमने कुछ बेचा है, यस सर, यस सर हमने बेचा है ना, ये देख लें, ये मशीन ए जो हमने बेची है। तो मुझे एक चीज बताएं, मशीन ए की टोटल डेप्शन कितनी हुई थी, मुझे ये बताएं। जी बेटा, टोटल डेप्शन कितनी हुई थी, 2400 प्लस 2400 प्लस 1200, ये कितनी आ गई, 6000 आ गई। ये टोटल डेप्शन है, देखिए टोटल डेप्शन हमें खत्म करनी होती है। तो ये हम यहाँ 6000 लिख देते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लिखेंगे इनकम, ओह इनकम से नहीं लिखते, डिस्पोजल लिखते हैं। अच्छा, इसके आगे डेट कौन सी आएगी, तो हम जिस तारीख को बेचा है ना वो वाली डेट लिखते हैं। आज 30 जून था, और यहाँ आ जाएगा 2016, और आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 5600 प्लस 4400। अगर मैं गलत नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा कितना है। जी बेटा, ये हो जाएगा आपका 9000, 10000, ये हो जाएगा 10000, और हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा 4000, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और ये हमारे पास हो जाएगा 31 दिसंबर। यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी। अच्छा, बैलेंस बीडी जरूर लिखिएगा, कभी भी कोई सवाल आप करें ना, उसको कभी भी आपने उस पर एंड नहीं करना, सीडी पे एंड नहीं करना। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ, डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ। अच्छा जी, अब सुने, डिस्पोजल का अकाउंट कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है बेटा। मैं फिर भी मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको दोबारा शुरू से समझा सकूं। देखो डिस्पोजल के अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे। जो मशीन बेची है ना, मशीन ए, मशीन ए के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है, मशीन ए के लिए बनाना है। तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, 12000, हम 12000 लिख देंगे, और यहाँ नाम लिख देंगे मशीनरी।
हम मशीन ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये मशीन ए है, मशीन बी है, मशीन सी है, ओवरऑल इसको बुक आ जाता है, मशीनरी कहा जाता है। और डेट आ जाएगी 30 जून 2016, जिस तारीख को बेचा है, जिस तारीख को बेचा है वो आएगी। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है सर, कितने का बेचा, कितने का बेचा, आप देख लें, हमने उसको बेचा था 7,500 का, सेलिंग प्राइस ये रही, ये आपके पास सेलिंग प्राइस है 7,500, हम यहाँ लिख देंगे 7,500, ठीक है 7,500, और इसके आगे लिख देंगे, अगर कुछ भी नहीं बताया तो हम ये समझेंगे बैंक, और डेट आ जाएगी 30 जून, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा सर, सर और कोई चीज आती है मुझे बताएं। तीन चीजें तो कंफर्म लिखनी होती है आपने डिस्पोजल में, तो कंफर्म, एक होती है कॉस्ट, वो आपने यहाँ लिख दी, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई, ठीक है। एक हमारे पास होती है एक्सीडेंट, बेटा एक्सीडेंट, बेटा एक्सीडेंट, तो यहाँ पर सर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगी, जो उसकी अब तक हो चुकी है डेप्रिसिएशन, तो ये देख लें, ये उसकी डेप्रिसिएशन आपने यहाँ रिकॉर्ड किया ना, ये भी जाएगी इसकी जो मशीन है, क्योंकि हमने कुछ फायदा भी तो उठाया ना उस मशीन का, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये हो जाएगा 30 जून 2016। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, मुझे बता दें कौन सी साइड ज्यादा है। आई थिंक सो वो वाली साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये आ जाएगा 13,500, ये हो जाएगा 13,500, और डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 1,500 का, जो कि हमारे पास जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। अब मुझे एक बात बताएं, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो ये गेन है या लॉस है, आप खुद देख सकते हैं, 6,000 का हम फायदा उठा चुके हैं, और 7,500 का हमने उसको बेचा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो, देखो 13,500 का टोटल आपने फायदा उठाया, जरा गौर से देखें, 13,500 का फायदा उठाया, मशीन थी 12,000 रुपए की, तो सर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गेन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गेन है, ठीक है, ये हमारे पास गेन है। अच्छा, गेन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने यहां तक सारी बातें क्लियर है जी, सब बताएं। अच्छा, इसके आगे डेट यही लिखेंगे हम लोग, 30 जून ही लिखेंगे। चलें अब दूसरे सवाल की तरफ चाहते हैं, अगर ये सवाल आपको क्लियर हो गया है। देखिए बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखो कभी कभार ये होता है कि सवाल इस तरीके से आता है, सवाल आपके पास इस तरीके से आता है कि अगर सवाल सवाल में लिखा हो कि हमने मशीन ए बाई की है, मशीन बी बाई की है, फिर तो बड़ा आसान है, डेप्शन निकालना कोई मुश्किल ही नहीं है। सवाल आता है कि क्या नाम है, हमने पुरानी मशीनरी इतनी थी, मतलब ओपनिंग बैलेंस दे दे, और इतना हमने परचेज किया, तो भी बच्चा कर लेता है। लेकिन कभी कभार सवाल ऐसा आता है कि उसमें पुरानी पुरानी मशीनरी भी होती है, और हमने नया माल भी परचेज किया होता है, ऊपर से डिस्पोज हो, क्या बताता हूँ। अच्छा बेटा सुनिएगा गाइस, तो मैं ये कह रहा था कभी कभार ऐसा होता है, ये जो मैं चीज समझा रहा हूँ ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, कहाँ पर जहां पर ओपनिंग भी हो, परचेज भी हो, डिस्पोजल भी हो, वहां लगाना है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता अगर आप फुल ईयर मेथड यूज करते हैं, फुल ईयर मेथड यूज करते हैं, फुल ईयर मेथड, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस हो, चाहे हमारे पास जो है क्या नाम है, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, चाहे हमारे पास फ्री टाइम मेथड हो, फुल ईयर मेथड। ओके गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बेटा मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे पास फुल ईयर मेथड यूज होता है ना, फुल ईयर मेथड, और सवाल में ओपनिंग भी है, डिस्पोजल भी है, परचेज भी है, ठीक है, कभी कभार ऐसे सवाल आते हैं, वो आपको दिखा दूंगा मैं, और ए लेवल में तो बहुत होते हैं। वहां मैं बच्चों को एक मेथड बताता हूँ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। जो टोटल डेप्रिसिएशन होती है ना, टोटल, वो जैसे हम जो करते हैं, मशीन ए की अलग करते हैं, मशीन बी की अलग करते हैं, देन टोटल निकालते हैं, उसमें हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उस तरह के सवाल हो तो वहां कीजिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि साल के आखिर में जो हमारे पास माल है वो कितना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं परचेज, जो एसेट आपने परचेज किया है वो लेंगे, और माइनस करते हैं डिस्पोजल। क्यों? क्योंकि फुल ईयर में आपने पढ़ा होगा डिस्पोजल पे नहीं लगानी। ठीक है, ये हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे ओपनिंग एसेट होते हैं ना, ओपनिंग नॉन करेंट एसेट, जो साल के शुरू में आ रहे होते हैं, उसमें डिस्पोजल भी इंक्लूड होता है। तो हमें उसमें से माइनस करना होता है डिस्पोजल, ताकि रिमेनिंग आ जाए हमारे पास जो डिस्पोजल के अलावा है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज से, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज से। अगेन सुनने, अगर कोई सवाल ऐसा आ जाता है जिसमें आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है, परचेज भी है, और डिस्पोजल भी है, मैं भी करवा रहा हूँ आपको, ये तीनों चीजें आपके पास आ जाए और सवाल आ जाए कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करो, तो वहां आपने क्या करना है, आपको सवाल में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा कि ओपनिंग नॉन करंट एसेट कितने हैं, ओपनिंग मशीन इतनी इतनी है, उसके आगे लिखा होगा 1 जनवरी, परचेज दिया होगा, डिस्पोजल दिया होगा, तो आपने ये तीनों लिख देना है और उसको मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कर देना है। अब सर, फुल ईयर तो रिड्यूसिंग में भी लगता है और उसमें भी लगता है, आपका एसएलएम में भी लगता है। अब गौर से सुनना, अगर आपको सवाल में स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है, तो ये जितनी भी हमारे पास तीनों चीजें हैं, ये जितनी भी हमारे पास तीनों चीजें हैं, इन सब की आप क्या लेंगे, इन सब की आप लेंगे कॉस्ट, इन सब की आप लेंगे कॉस्ट, वो सवाल में गिवन होगी। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन अगर आपको सवाल में कह देता है कि भाई आरबीएम है, तो वो सवाल में कह देता है आरबीएम है, तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास तीनों चीजें जितनी भी हैं, इनकी जो है, सॉरी गाइस, ये तीनों चीजें जितनी भी हैं हमारे पास, ओपनिंग, परचेज एंड डिस्पोजल, इनकी क्या लेनी है, बुक वैल्यू लेनी है, इनकी क्या लेनी है, बुक वैल्यू लेनी है। गाइस दोबारा सुनिएगा, अगर कोई सवाल ऐसा आ जाता है, आपको डेप्शन फॉर द ईयर कैलकुलेट करनी है, ओपनिंग, परचेज, डिस्पोजल, ये तीनों आ जाते हैं, तीनों आ जाते हैं उसमें। ठीक है, ओपनिंग क्या होता है, ओपनिंग समझ है कि हमारा बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, दूसरा या तीसरा साल है, तो आपको ओपनिंग नॉन करेंट एसेट दिए होंगे, फिर परचेज दिया होगा, फिर बोला होगा डिस्पोज भी किया है, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग में परचेज इंक्लूड करेंगे अगर फुल ईयर वाला सवाल हो, और डिस्पोजल को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज करेंगे। एसएलएम में इन तीनों चीजों की कॉस्ट लेंगे, और आरबीएम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो इन तीनों चीजों की बुक वैल्यू लेंगे। अब जो परचेज होता है ना, वो हमने इसी साल किया है, तो बुक वैल्यू आ नहीं सकती। सर बुक वैल्यू किसे कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन को। अगर आपको याद है, मैंने बताया था कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं इसको, कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ये हमारे पास क्या कहलाता है, बुक वैल्यू कहलाता है। यहाँ तक बातें क्लियर है? मैं सवाल करवाता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ तक बातें क्लियर है? जी गाइस। अच्छा, अब मैं सवाल करा रहा हूँ, मतलब वो एक कहना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको जहन में सारी बातें होंगी तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सो आ जाए हम एक सवाल करते हैं, 2016 का एक सवाल है, फिर मैं आपको एक होमवर्क में दूंगा। 2016, मैं जो 2016 पेपर 2।
अब सुनिएगा बेटा, मैं सारा गाइड कर रहा हूँ, देखें। The following balances were recorded in the book of Sophia on 1 March 2015। ये ओपनिंग बैलेंसेस है, ठीक है ना। ये जिसकी बात कर रहा है ना, मतलब ये जो बैलेंसेस शो कर रहा है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये हमारी ओपनिंग कॉस्ट है, ठीक है ना। ये जो दिया हुआ है सवाल में, हमारी ओपनिंग कॉस्ट है, और ये हमारे पास ओपनिंग डेप्रिसिएशन है। यानी जो हमारे पास साल के शुरू में मोटर व्हीकल थे, उनकी कॉस्ट है 50,000, और दूसरी क्या है, उसकी डेप्रिसिएशन है जो आज तक हो चुकी है। अब सुनिएगा गौर से, सीन क्या है। नीचे चलते हैं सर, एडिशनल इन्फो में आते हैं। एडिशनल इन्फो में वो कह रहा है कि ऑन 31 मई 2015 अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 16,000 with an accumulated depreciation of 7,000 was sold for 8,400। तो ये बेसिकली कॉस्ट है, जो मशीन हमने डिस्पोज ऑफ किया था उसकी कॉस्ट है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमने उसका फायदा भी उठाया होगा, उसकी कुछ डेप्रिसिएशन भी हुई होगी, पुरानी डेप्रिसिएशन उस मशीन की, वो ये रही 7,000, और हमने उसको जो बेचा है वो 8,400 का है। अच्छा, बेचने वाली जो प्राइस होती है वो सिर्फ डिस्पोजल में आती है, ओनली डिस्पोजल में ही आती है और कहीं नहीं आती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है ऑन 30 जून 2015 अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 20,000 वाज परचेज ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, एक मोटर व्हीकल था 20,000 का, हमने खरीदा, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है डेप्रिसिएशन पॉलिसी ऑफ सोफिया इज एज फ्लोज। डेप्रिसिएशन रेट कितना है, 25% पर एनम। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 25% पर एनम। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और फुल ईयर पॉलिसी है। अभी मैंने आपसे बात की, फुल ईयर की बात की थी। is charged in the year of purchase, no depreciation is charged in the year of sale। पहला सवाल है सर, डेप्रिसिएशन के बारे में बताएं कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। तो हम सब ने पढ़ा है कि it is depreciation is the estimated fall in the value of non current asset over the period of time। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि depreciation is the allocation of cost, allocation, systematic allocation cost of non current asset over the period of useful life। ये भी सी जो आप दें। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है कि ये बताएं देयर इज ओनली वन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो टिक लगाना है, तो ये तो सही है, फॉल्स है, क्योंकि 3 मेथड होते हैं, हम लोगों ने 2 पढ़े हैं, आरबीएम एंड एसएलएम, हम लोगों ने 2 पढ़े हैं, ठीक है। वैसे 3 होते हैं, तो एक कभी नहीं हो सकता। दूसरा, डेप्रिसिएशन इज द कैश सेट असाइड फॉर नॉन करंट एसेट रिप्लेसमेंट। डेप्रिसिएशन में क्या ख्याल है, पैसा जाता है। अगर हमारे पास अगर डेप्रिसिएशन होती है 4,000 की, तो इट मीन हमने 4,000 कैश दिया है। जैसे रेंट हम भरते हैं तो हम पैसे दे रहे होते हैं, हम इंश्योरेंस देते हैं तो पैसे भरते हैं। तो अगर मेरी साल की डेप्रिसिएशन 4,000 हुई, तो क्या ख्याल है, मैंने 4,000 कैश और दिया होगा, ऐसा कुछ है? नो सर, ऐसा तो नहीं होता। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हो गया, आपका बैड डेट हो गया, आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, और आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया। होते तो ये एक्सपेंस है, लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब इसमें कैश नहीं जा रहा होता। ये कह सकते हैं लॉस हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन पैसा नहीं जा रहा होता। डिस्काउंट अलाउड है, हमारे जेब से कोई 1 रुपया नहीं जाता, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, फ्यूचर के बैड डेट से 1 रुपया नहीं जाता हमारे जेब से, लेकिन ये एक्सपेंस जरूर है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम है, कैश आइटम नहीं है। ये क्या कह रहा है, कैश आइटम है, कैश आइटम है, तो ये रॉन्ग है बेटा, फॉल्स है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है मेरी। और आखिरी बात कह रहा है, डेप्रिसिएशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सर, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखेंगे इस हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता क्या है कि हम जब भी कोई भी बिजनेस वगैरह की बात करें, किसी बिजनेस की बात करें, जितने बिजनेसेस वगैरह होते हैं, सारे बिजनेस 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए चलते हैं, 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए चलते हैं। क्या मतलब, आप किसी भी बिजनेस की एसओएफपी उठाएं, तो एसओएफपी के अंदर वो क्या करते हैं, एसेट की 2 कैटेगरी बनाते हैं, एक को कहते हैं करंट, एक को कहते हैं नॉन करंट। करंट वो होते हैं जो साल के अंदर यूज होने होते हैं, और नॉन करंट जो साल से ज्यादा यूज होने होते हैं, मतलब 1 साल से ज्यादा यूज होंगे। इसी तरीके से लाइबिलिटीज में भी 2 नजर आएंगे आपको, एक करंट लाइबिलिटी, एक नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो जो 1 साल बाद पे करनी है, 12 महीने के बाद पे करनी है, ठीक है। सो ये जितने भी बिजनेस जो एसओएफपी बनाते हैं, नॉन करंट एसेट लिखते हैं, करंट एसेट लिखते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी लिखते हैं, करंट लाइबिलिटी लिखते हैं, ये सारे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे होते हैं। मतलब वो दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूड है, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन एक बिजनेस ऐसा है जिसको हम प्यार से कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर मतलब टेम्पररी पार्टनरशिप होती है। उसमें क्या होता है, वो एसएफपी बनाता ही नहीं है, और उसको जब प्रॉफिट निकालना होता है ना, प्रॉफिट, गौर से सुनना, प्रॉफिट निकालना होता है,
तो अगर उसने कोई नॉन करंट एसेट बाय किया 1 लाख रुपए का, उसको भी पूरा एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। कोई मशीनरी बाई की 2 लाख रुपए की, उसको भी एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, रेंट को भी, यानी ये सारे खर्चे एक्सपेंस ट्रीट करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। रीजन, क्योंकि वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, 2 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, 5 महीने भी हो सकता है। वो लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर रहे होते। तो मुझे बताएं, हम लोग जब नॉन करेंट एसेट बाय करते हैं, हम सारा इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं या थोड़ा सा लिखते हैं? हम जब नॉन करेंट एसेट बाय करते हैं, फॉर सपोज 1 लाख का बाय किया और पता चला कि 10,000 डेप्रिशिएट होगा, तो 10,000 हम क्या करते हैं, जाके लिखते हैं एक्सपेंस में, इनकम स्टेटमेंट में, और बाकी हम कहाँ दिखाते हैं, एसएफपी में दिखाते हैं। अगर मैंने आपको एसएफपी एक्सट्रैक्ट बनाया हो, एसएफपी एक्सट्रैक्ट में हम क्या करते थे, कॉस्ट लिखते थे और कॉस्ट में से पुरानी डेप्शन माइनस करते थे एंड देन बुक वैल्यू शो करते थे। तो आप सबको पता होगा, हम कोई भी नॉन करेंट एसेट बाय करते हैं, हम पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखते। हम जितना यूज कर लिया, जितना फायदा उठा लिया, उसको एज अ डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं, और बाकी हम नॉन करेंट एसेट के तौर पे कि इसका फायदा आगे जाके उठाएंगे, उसको शो कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब बिजनेस जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता है, वो इसलिए रिकॉर्ड करता है दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई इस एसेट का मैं आगे भी फायदा उठाऊंगा, मेरा बिजनेस कंटिन्यूड है। गोइंग कंसर्न मतलब मेरा बिजनेस आगे चलता रहेगा, मेरा बिजनेस आगे चलता रहेगा, मेरा बिजनेस आगे कंटिन्यूड है। तो ये बात सही है बेटा, ये बात सही है। ठीक है, इस पे इंशाल्लाह मैं फर्दर डिटेल बात करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उसने बोला जो मशीन हमने बेची है ना, उस पर फायदा एंड लॉस बताएं, नुकसान कितना हुआ, फायदा कितना हुआ। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है सर। हम डिस्पोजल का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, डिस्पोजल का अकाउंट बना लेते हैं। जो मशीन हमने बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा? उसकी कॉस्ट थी 16,000। ये येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है, मैं लिख देता हूँ 16,000। और उसका फायदा हमने कितना उठा लिया था, उसकी डेप्रिसिएशन भी दी है देखें, 7,000। और 8,400 का हमने इसको बेचा था। ठीक है, एंड दोनों साइड का हम टोटल कर लेते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने गलत कर दिया, थोड़ा नीचे कर देता। ये हो जाएगा 16,000। ठीक है, ये हो जाएगा 16,000, और 7,000 और 8,400 माइनस कीजिएगा, 600 आ जाएगा आपके पास इनकम स्टेटमेंट में। अब मुझे बताएं ये क्या है, हमारी लॉस है या गेन है? सर लॉस है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, लॉस है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन फाइंड करो। जो डेप्शन निकालते हैं ना, टी अकाउंट नहीं, डेप्शन फाइंड करो। सर कैसे फाइंड करेंगे? तो वही तरीका बेटा, ओपनिंग लिखेंगे, प्लस परचेज करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से डिस्पोजल, अब ये थोड़ा टेक्निकल है, और मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज। अच्छा, ये है 2 मार्क्स का। पेपर में परेशान मत हुआ करें जब कोई चीज नहीं आती कि भाई ये नहीं आ रहा, मेरा क्या होगा, पेपर खराब हो जाएगा। टेंशन लेंगे, पेपर ज्यादा खराब हो जाएगा। जहाज जब खड़ा होता है ना एयरपोर्ट पे, तो हर बिल्डिंग बड़ी नजर आती है, लेकिन जैसे वो टेक ऑफ करता है ना, फिर सारी बिल्डिंग छोटी नजर आती है। तो टेंशन नहीं लेनी, पेपर में हिस्सा लेना है ना, डोंट टेक टेंशन, आ जाएगा हिस्सा। ठीक है, तो ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों लेंगे बुक वैल्यू। क्या लेंगे? बुक वैल्यू लेंगे। ये ख्याल करना है आपने, बुक वैल्यू लेना है। इन तीनों की क्या लेनी है? बुक वैल्यू लेनी है। तो ये मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि सवाल सामने होगा तो इसके सामने कराओ। अब सबसे पहले ओपनिंग पे आते हैं। ओपनिंग की कॉस्ट है 50,000, और ओपनिंग जो नॉन करंट थे उनकी डेप्शन हो गई है 18,400। 18,400 पुरानी ओपनिंग की। तो मुझे बता सकते हैं कि जो हमारे पास ओपनिंग आ रहे हैं, इनकी बुक वैल्यू कितनी होगी? बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट दी हुई है 50,000 और डेप्रिसिएशन इसकी आ रही है 18,400। बी क्विक गाइस, ये कोई आ जाएगा आपके पास 31,600 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन आप फिर भी मुझे बताएं। 50,000 माइनस 18,400, ये आ जाएगा 31,600। ये हो जाएगा 31,600। ठीक है, अच्छा जी। अब बेटा सुनना, हमने कोई मशीन इस साल बाय की है, मैंने बताया था ओपनिंग फिर परचेज, परचेज रेट करना है। हमने इस साल कोई मशीन बाय की है, देखें, हमने इस साल एक मशीन बाय की है।
उसकी कॉस्ट कितनी थी 20,000, तो वो 20,000 इसमें हम ऐड कर देंगे, 20,000 हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर मैंने कहा माइनस करना है आप लोगों ने डिस्पोजल, क्योंकि फुल ईयर में हम नहीं लगाते डिस्पोजल पे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, डिस्पोजल की बुक वैल्यू लेनी है। बेटा कौन सा मेथड चल रहा है, आरबीएम चल रहा है, आरबीएम। आरबीएम में हमें बुक वैल्यू लेनी होती है, बुक वैल्यू लेनी होती है। तो मुझे बता सकते हैं कि हमने जो एसेट बेचा था उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? मैं कॉस्ट नहीं पूछ रहा, कॉस्ट तो उसकी 16,000 थी और उसकी डेप्रिसिएशन जो हुई थी वो 7,000 हो चुकी थी। मुझे बुक वैल्यू चाहिए, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करके, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके कितनी वैल्यू है वो चाहिए मुझे। जी गाइस, आप लोगों मैंने बताया था कॉस्ट में से आप माइनस कर दें, कॉस्ट में से आप माइनस कर दें डेप्रिसिएशन। जी गाइस, तो उसकी कॉस्ट कितनी है 16,000, माइनस कर दें उसकी डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है 7,000, किसकी? जो इसे डिस्पोज ऑफ किया है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 16,000 माइनस 7,000, जल्दी बताएं बेटा कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 9,000। तो मतलब उसकी हमारे पास जो डिस्पोजल वाले की बुक वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9,000, और इसको आगे मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से। परसेंटेज कितनी है हमारे पास? 20% है। और मुझे बताएं हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है पूरे साल की? जी गाइस, बी क्विक गाइस। 31,600 प्लस 20,000 माइनस 9,000, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है जो इनकम स्टेट में जाएगी? बेटा चेक कर लें, आप लोग कैलकुलेटर से यूज नहीं कर रहे, बता रहा हूँ। बेटा देखो, मैं 31,600 प्लस 20,000 माइनस 9,000, फिर मल्टीप्लाई करें पॉइंट। अच्छा बेटा 25% है, सॉरी सॉरी, ये 25% है, आप लोग सही कर रहे थे, लेकिन परसेंटेज 25%, ये आ जाएगा 10,650, 10,650। ठीक है गाइस, ये हमारे पास डेप्शन फॉर द ईयर आ गई। यहां तक बातें क्लियर है? अब बेटा सुनना, अब मैं आखिरी इसका पार्ट करवा रहा हूँ, वो जरा देख लेना। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू? अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये दोबारा भी अब देखिएगा, इसका आखिरी पार्ट करवा रहा हूँ। इसमें डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, डेप्शन का अकाउंट बनाना है, तो टाइम कम है। जी संजना बेटा, इसमें क्या मसला आ रहा है मुझे बताएं, क्या इशू आ रहा था इसमें? संजना बेटा, अगर आपको कोई मसला हो तो आप बताएं, मुझे गाइड करें। कोई इशू हो तो मैं बताएं, मैं दोबारा देखता हूँ, कोई अच्छा तरीका निकालता हूँ आपके लिए। अच्छा बेटा, असल में इसके अलावा और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला लग जाएगा आपसे। ओपनिंग ओपीडी याद कर लो, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो ओपीडी ओपीडी में जाके दिखाते हैं। और ये फॉर्मूला पता है कब लगाना है? ये फॉर्मूला तभी लगाना है आपने जब डिस्पोजल दिया हो, जब डिस्पोजल दिया हो, डिस्पोजल भी हो, परचेज भी हो। मैं सेम ऐसा ही सवाल आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, सेम ऐसा ही सवाल दे रहा हूँ। एक और सवाल है, वो भी तकरीबन इस जैसा है। ठीक है, तो आप याद कर लें, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डिस्पोजल। अच्छा, अब इसको करते हैं। बेटा सुनिएगा, डेप्शन का अकाउंट हमें बनाना है, सवाल को जरा पढ़िएगा, सवाल को जरा पढ़िएगा। वो बोल रहा है, प्रिपेयर द मोटर व्हीकल प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 29 फरवरी 2016, 29 फरवरी 2016, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मार्च 2016। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम डेप्शन जो आपने निकाली वो लिखेंगे। तो ये देखें 10,650, ये मैंने लिखा है क्रेडिट साइड पे, ये आपने भी फाइंड की थी। जो मशीन बेची है उसकी डेप्शन हमें हटानी होती है, तो वो क्वेश्चन में दी हुई है हमें। जो मशीन हमें बेची थी ना, उसकी डेप्शन आप देख लें कितनी थी, 7,000। वो हमने क्या कर दिया, वो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। ठीक है, ये दी हुई थी। अच्छा, अब मैं एक चीज और मैंने नहीं बताई थी, वो थी बैलेंस बीडी। कभी कभार आपको सवाल में ओपनिंग बैलेंस दिया होता है डेप्रिसिएशन का। अगर हमारा पहला साल है देन देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, लेकिन अगर हमारा दूसरा या तीसरा या कंटिन्यूड है बिजनेस, तो फिर ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा। तो ओपनिंग बैलेंस की क्या निशानी है? ओपनिंग बैलेंस की निशानी ये है कि आप सवाल को जरा देखें,
ये लिखा हुआ है मोटर व्हीकल और इसके आगे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये जो बैलेंस है ये कब आ रहा है? ये आ रहा है 1 मार्च 2015 को आ रहा है। ये हमारा हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 18,400। तो ये देखें 18,400 मैंने ओपनिंग बैलेंस के तौर पे लिखा। दोनों साइड का टोटल करेंगे, आपके पास आ जाएगा 29,050 कुछ इस तरीके से आ जाएगा, माइनस कर देंगे 7,000, आपके पास आ जाएगा बैलेंस शीट। इस तरीके से ये सवाल हो गया हमारा एंड। बताएं यहां तक कोई इशू?